नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेल प्रेरी भर्ती 2020 की जो हम सीरीज चला रहे हैं साइंस की, उस सीरीज का ये पार्ट 2 है साइंस का, जिसमें हम आपको 20 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो कि पिछले पेपर 2017 में जेल प्रेरी और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल पहली बार पे वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ। पार्सेक मात्रक है। पहला ऑप्शन है समय का, दूसरा है वेलोसिटी का, तीसरा है दूरी का, चौथा है कोण का। तो पार्सेक जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। पार्सेक जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है। इससे बहुत लंबी लंबी दूरियां मापी जा सकती हैं, जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, इसको हम पार्सेक में मेजर करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द एटमॉस्फेरिक इज हेल्ड टू द अर्थ बाई। पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है। पृथ्वी से वायुमंडल किस प्रकार संबंध होता है? तो पहला है गुरुत्व द्वारा यानी ग्रेविटी, दूसरा है वायु द्वारा वाइंड्स, तीसरा है नन ऑफ द अबव और फोर्थ है क्लाउड द्वारा। तो पृथ्वी से जो वायुमंडल संबंध होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, या हम कह सकते हैं ग्रेविटी द्वारा, गुरुत्व द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गुरुत्व का मतलब होता है कि पृथ्वी जिस फोर्स से अपनी ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, और उस एक्सीलरेशन को ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी के माध्यम से ही पृथ्वी वायुमंडल से संबंधित होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन इंडक्शन द ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक प्लेस बाई। प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है। पहला ऑप्शन है स्पर्श करने से, दूसरा है फ्रॉम ए डिस्टेंस दूरी से, तीसरा है रगड़ने से, और चौथा ऑप्शन है ईदर रबिंग और टचिंग, या तो रगड़ने से या स्पर्श करने से। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा दूरी से। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी द्वारा जो प्रेरण होगा, इंडक्शन होगा, वो ज़्यादा होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बॉल वियरिंग आर यूज्ड टू। बॉल वियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है उसी स्थिति में रहने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण को पर्याप्त करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए। तो दोस्तों, बॉल बियरिंग का हम जो यूज करते हैं वो फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डिक्रीज फ्रिक्शन या घर्षण कम करने के लिए। घर्षण के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। घर्षण एक ऐसा बल होता है जो हमेशा मोशन का विरोध करता है, मोशन का अपोज करता है, अपोजिशन में रहता है मोशन के में। तो बॉल बियरिंग का प्रयोग हम घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। और भी तरीके हैं घर्षण को कम करने के लिए, ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग लगाना, ये सब घर्षण को कम करने के तरीके होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द एलिमेंट यूज्ड एज द इंडेक्स ऑफ द वेल्थ ऑफ ए कंट्री इज। देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देश के धन के जो रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व होता है, जो पहला ऑप्शन है वो है प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु होती है, महंगी धातु होती है। पारा मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, एक ऐसी मेटल है जो केवल लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। एल्यूमिनियम और गोल्ड, गोल्ड सबसे लचीली धातु होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 गोल्ड। गोल्ड देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नागफनी में कांटे किसका रूपांतरण का प्रकार है? इन कैक्टस द स्पाइन्स आर मॉडिफाइड। नागफनी में जो कांटे होते हैं वो किसका रूपांतरण होता है? तो पहला स्टुपलस यानी छोटी शाखा का, दूसरा है पत्तियां का, लीव्स का, तीसरा स्टेम का, चौथा है रूट का। तो नागफनी में जो कांटे होते हैं वो लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है, पत्तियों का मॉडिफिकेशन होता है, और जो स्टेम होता है वो स्टेम होता है वो पत्तियों का रूपांतरण होता है, यानी कि पत्ती जो चौड़ी हो जाती है इस प्रकार नागफनी में, तो जो ये होता है वो स्टेम का रूपांतरण होता है, और जो कांटे होते हैं वो लीव्स के रूपांतरण होते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टांका तार किसका एक मिश्र धातु है? द सोल्डर वायर इज एन एलॉय ऑफ लेड और टिन, एल्यूमिनियम और लेड, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और टिन। तो दोस्तों,
मिश्र धातु वह धातु होती है जिसमें एक, दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। तो टांके की बात करें, टांका सोल्डर मेटल होता है, वो लेड और टिन से मिलकर के बना होता है। टांके का मतलब होता है जैसे हम गोल्ड पर जोड़ने के लिए जो यूज करते हैं उसे टांका बोलते हैं, और ये लेड और टिन का मिश्र धातु होता है। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेड और टिन से जो धातु बनी होती है वो टांका होती है। अगले क्वेश्चन में बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड? बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो पहला है प्लिया में, हृदय में, रक्त में, गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस होता है वो गैल ब्लैडर में उत्पन्न होता है। गैल ब्लैडर लिवर के यहाँ पर होता है जिसमें से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चालन संभव होता है, कंडक्शन इज पॉसिबल। पहला है ऑप्शन है वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो तथा इन्हें विभिन्न ताप पर होना चाहिए, जब वस्तुएं समान ताप पर हों, तापीय संपर्क में हों, जब वस्तुएं एक दूसरे से पृथक हों, जब वस्तुएं विभिन्न ताप पर हों, इनके मध्य दूरी व्यवस्थित हो। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो तथा इन्हें विभिन्न ताप पर होना चाहिए। चालन का मतलब होता है कि जब दो वस्तुओं को अपन कांटेक्ट में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का जो चालन होता है वो अधिक ताप से निम्न ताप की ओर संभव होता है। तो इसलिए इन्हें विभिन्न ताप पर होना चाहिए, इनका ताप टेम्परेचर अंतर होना चाहिए, एक का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, एक का टेम्परेचर कम होना चाहिए, और इनको कांटेक्ट में होना चाहिए, तभी चालन पॉसिबल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। A device which convert mechanical energy into electrical energy is known as। एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? माइक्रोफोन, जनरेटर, विद्युत मोटर, लीवर। तो दोस्तों माइक्रोफोन जो आवाज होती है उसको चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जनरेटर में जब हम उसको मूव करते हैं, चलाते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है और वो प्रोड्यूस करता है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राइजोबियम इज अ काइंड ऑफ। राइजोबियम का एक प्रकार है। राइजोबियम जैसा कि आप जानते हो, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेगुमिनेसी कुल की पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सिम्बायोटिक जीवाणु, परजीवी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीवाणु, मृतोप जीवाणु। तो दोस्तों राइजोबियम लेगुमिनेसी पौधों की जड़ में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोसिस की सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि दोनों साथ साथ रहें, साथ साथ जीवन यापन करें, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, उसे हम सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस प्रोसेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टू बिकम स्टेबल मेटल्स। स्थिर बनने के लिए धातुएं, इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों धातु जब स्थिर होती हैं, स्टेबल होती हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स M इज M2O3, द फॉर्मूला इट्स नाइट्राइट विल बी। धातु M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तो इसके नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा? तो नाइट्राइट मतलब नाइट्रेट उसमें मौजूद हो, तो नाइट्रेट का जो सूत्र होगा वो होगा Mn। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। When iron nail react with copper sulfate solution, the reaction called। जब लोहा कील तामा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, नन ऑफ द अबव, रिडक्शन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों जब लोहे की कील को तामा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो रिएक्शन होती है वो होती है आपकी रिप्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन प्रक्रिया, क्योंकि तामा जो होता है वो लोहे को हटा देता है वहां से, तो ये प्रतिस्थापन प्रक्रिया कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फर्टिलाइज्ड सेल इज कॉल्ड। निषेचित अंडे को कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन होता क्या है। इसमें मेल और फीमेल जो स्पर्म होते हैं वो आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जो निषेचित अंडा होता है वो होता है भ्रूण में, गर्भाशय में, गर्भस्थ में, एगुनज, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं जायगोट। मेल और फीमेल स्पर्म का मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम बोलते हैं जायगोट, हिंदी में एगुनज बोलते हैं। ये डिप्लॉयड सेल होती है 2x।
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स अकर इन देयर प्योर स्टेट, निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? कॉपर, आयरन, जस्ता, सोना। तो आप अच्छी तरह से जानती हो प्योर स्टेट में जो मेटल पाई जाती हैं वो सोना और चांदी होती है, तो ऑप्शन में हमारा सोना है, तो सोना करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज फ्रॉम वर्चुअल इमेज ओनली, इनमें में से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है अवतल दर्पण। तो दोस्तों आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो उत्तल दर्पण के द्वारा फॉर्म होता है। उत्तल दर्पण को हम साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। साइड में गाड़ियों वाहनों में जो मिरर यूज किया जाता है वो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबा वाइड एरिया कवर करता है और ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू मिल्क पावर्ड बाय, दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है। बोटलिंग, जल निष्कासन, कैनिंग, निर्वात, शुष्कन। तो दूध के जो चूर्ण बनता है वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस के द्वारा अलग होता है, क्योंकि दूध में से जो वाटर है वाटर को अलग कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल का बाहर निकलना, सूख जाना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्गेनिज्म लेकिंग अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन सेल्स आर कॉल्ड, वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? सुगुणित, हैप्लॉइड, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, द्विकुड़ित। तो जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं यानी कि एब्सेंट होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो बिखरा हुआ पड़ा रहता है, सेल मेम्ब्रेन सही तरह से वेल मैनेज्ड नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, you have two nails, one of the sharp and other with blunt, if you apply equal force on each, the nail that will be hammered first will be। आपके पास दो कीले हैं, मान लीजिए हमारे पास दो कीले हैं, एक तीक्ष्ण सिरे वाली, एक तीक्ष्ण सिरा है यानी पेनी है, दूसरे भौंतरे सिरे वाली, इसका सिरा है भौंतरा। यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हो तो कील जो सबसे पहले घुसेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप पढ़ चुके हो, जहां पर एरिया ज्यादा हो वहां पर फोर्स ज्यादा लगता है, तो इस पे दोनों में से जो कील जो अंदर जाएगी वो जाएगी नुकीले सिरे वाली कील अंदर जाएगी, क्योंकि उस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है, जबकि भौंतरे वाली जो कील है उस पर फोर्स कम अप्लाई होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कील जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला है, द नेल विथ पॉइंटेड, कील जिसका तीक्ष्ण सिरा तीक्ष्ण नुकीला है वो जल्दी घुस जाएगी। तो दोस्तों ये थे साइंस की जनरल साइंस की सीरीज 2। अगली सीरीज में फिर मिलेंगे सीरीज नंबर 3 के साथ, एक और पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।